अच्छा हम आज क्या कर रहे हैं कि अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर जो है वो नोटपैड पे काफ़ी काम कर लिया है, तो आज से हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको ईजिली इंटरनेट पे मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ईजिली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपके पास ये आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हम एक फ़ोल्डर के अंदर काम काम कर रहे थे, तो मेरे पास फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, मैं उसी फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और उसी के अंदर हम अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे। सो अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपने आईडी है तो सजेशंस वगैरह मिल जाती हैं और सारी फाइल्स वगैरह राइट साइड पे ही नज़र आ रही हैं, जितनी भी फाइल्स हमारी बनी हुई हैं। अब हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो मैंने इस का नाम दे दिया इस फाइल का फॉर्मेटिंग, और यहाँ से जाके HTML फाइल है तो मैं इसको HTML से सेव करा देता हूँ। चलिए, उसके बाद से मुझे यहाँ पर इस तरह से ये लिखना है और टैब प्रेस करना है तो मेरे पास ऑलरेडी इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है कि आपने एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है और उसके बाद टैब को प्रेस करना है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डॉक टाइप HTML हेड ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। अब इसके बाद बाकी चीज़ें वही हैं, जैसे कि आपको अब CSS यूज़ करनी है, HTML का कंटेंट लिखना है तो वो फिर आप इसके अंदर करते रहेंगे। तो अब हमने अभी क्या कर लिया, हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर एक फ़ाइल बना ली है और अब हम चलते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। फॉर्मेटिंग विद CSS। तो देखिए, अगर हमें कभी CSS की मदद से कलर्स को यूज़ करना है, अब कलर्स हम किस पर देते हैं, टेक्स्ट पर भी देते हैं, बैकग्राउंड पर भी देते हैं। तो टेक्स्ट को प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक हम हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी पास कर सकते हैं वैल्यू, हम शॉर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू भी पास कर सकते हैं, हम RGB में परसेंट के हिसाब से वैल्यू भी पास कर सकते हैं, RGB की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पास कर सकते हैं और हम कीवर्ड भी पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर फ़िलहाल CSS जो है वो मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैंने सिर्फ एक p टैग यूज़ किया है और इस p टैग के अंदर हम लिख रहे हैं दिस इज आवर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ लिखा है। अब इसके अंदर मैंने p टैग को कोई प्रॉपर्टी देनी है, तो मैंने कहा कलर की प्रॉपर्टी देनी है। अब ये जो कलर की प्रॉपर्टी है इसको 3-4 तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दे सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर दें इस तरह से, तो ये क्या है, ये आपके पास आपने कीवर्ड यूज़ कर लिया, जैसे ये कलर ब्लू है, ब्लू वॉयलेट है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर RGB भी यूज़ कर सकते हैं। RGB में फिर आपको क्या देना पड़ेगा, इसकी रेड की वैल्यू, आपने कहा रेड पे 3 दे दो, इस पे ये दे दो और यहाँ पर ये वैल्यू दे दो, तो ये एक नया कलर बन जाएगा। अब ये जो कलर बन रहा है ये किसकी मदद से बन रहा है, ये RGB वैल्यू यानी रेड, ग्रीन और ब्लू की मदद से बन रहा है। आप इसको परसेंट में भी दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं परसेंट में। लाइक आपने कहा रेड का 2% ले लो, यहाँ पे जाके आपने कह दिया रेड का हमारे पास कितना परसेंट चाहिए, 2%, और इसका हमें 34% चाहिए और इसका हमें 11% चाहिए। तो ये देखो, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये ग्रीन सा कलर बन गया, क्यों, क्योंकि हमने जो RGB है, RGB में ग्रीन का जो रेशो है वो ज़्यादा रखा है, कितना रखा है, 34, इस वजह से। तो आप जो है वो कलर की वैल्यू किस तरह से पास कर सकते हैं, आप हेक्साडेसिमल में भी पास कर सकते हैं, RGB वैल्यू में भी पास कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे पास करते हैं, आप पहले हैश लिखते हैं, हैश के बाद आप हेक्साडेसिमल का कोड लिख देते हैं। लाइक मैंने इस तरह से लिख दिया। सो ये हेक्साडेसिमल का कोड है, इसका कोड है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल के अंदर आप जो है वो 6 वैल्यूज देते हैं लॉन्ग के अंदर, और अगर आप शॉर्ट यूज कर रहे हैं तो आप 3 देते हैं। कितने देते हैं, 3 देते हैं। तो अगर आपने 3 वैल्यूज दी हैं, ये भी आपके पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू दी है, और अगर आपने क्या दिया है यहाँ पर इस तरह से दी है तो ये भी आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। नहीं नहीं, आप ये देखें, मैं देता हूँ 1 2 A, ये देखें, तो ये तो हेक्साडेसिमल कोड है, ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाते हैं। आपको अगर कोई कलर ढूंढना है और वो कलर आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से जाके उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और वो यहाँ पर दे देंगे,
तो वही कलर आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। चले मैं इसको सेव करता हूँ और अभी हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। हमने बनाया है फॉर्मेटिंग के नाम से, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास अब देखें ये पैराग्राफ जो कलर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया था वही कलर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज़ को यानी किसी टेक्स्ट को कलर वगैरह प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम इतने तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहली जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड कलर। क्या है? बैकग्राउंड कलर। अगर हमें किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। क्या यूज़ करते हैं? बैकग्राउंड कलर। उसके बाद अगर हमें बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है बैकग्राउंड इमेज। तो हम वन बाय वन देखते हैं किस तरह से हम कलर लगाते हैं। ये पता है या ये नहीं पढ़े? ये पढ़ लिए सब? स्किप करा दूं भले? चलो मैं फिर बता देता हूँ, फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब मैंने कहा बैकग्राउंड लगाना है तो मैंने यहाँ पर आके बोला बॉडी, और बॉडी के ऊपर मैंने आके बोला बैकग्राउंड, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर के ऊपर मैंने कह दिया लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैंने इसको सी ग्रीन बोल दिया है। तो यहाँ पे जाके जब मैं इसको रन करूँगा सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास बॉडी के ऊपर कौन सा कलर लग गया है, सी ग्रीन कलर लग गया है। इसी तरीके से आपके पास एक और प्रॉपर्टी मिलती है कि आपको बैकग्राउंड पे कलर नहीं लगाना, आपको बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी है। तो फिर आप यहाँ पर आके प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर आप लिखते हैं URL, और URL में अब आप बताते हैं कि वो इमेज कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर देखें हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, ये वेब डिज़ाइनिंग का फोल्डर है, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरे पास अगर कोई इमेज होगी तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये इमेज पड़ी हुई है। अच्छा, अब ये इमेज कहाँ पड़ी हुई है? ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं यहाँ पर आके क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा हमारा फोल्डर कौन सा है, इमेजेस स्लैश बैकग्राउंड JPG। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बैकग्राउंड पे देखें कौन सी पिक्चर आ गई है, बैकग्राउंड पे ये वाली पिक्चर अप्लाई हो गई है। तो हम बैकग्राउंड पे कलर भी लगा सकते हैं और बैकग्राउंड पे हम कोई पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। आपके पास अगर आपने अभी नोटिस किया हो कि अगर आपका पिक्चर का जो साइज होता है बैकग्राउंड पिक्चर का, तो क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी बैकग्राउंड पूरा नहीं आ रहा होता। तो उसको आप रिपीट करके ये यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसको रिपीट किस फॉर्म में कराना है या उसको रिपीट नहीं करवाना। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखें तो इतने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि ये फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अब आप यहाँ पर आके एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे बैकग्राउंड, यहाँ पर हमारे पास आती है रिपीट, और अगर आप यहाँ पर इसको बोल देते हैं नो रिपीट, क्या कर देते हैं, नो रिपीट, तो अब आप देखिएगा क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिपीट नहीं होगी, ये रिपीट नहीं होगी, बट आपने कहा नहीं मुझे रिपीट कराना है इसको, तो फिर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या दे देंगे, वैल्यू क्या दे देंगे, रिपीट, या फिर आपके पास एक वैल्यू होती है रिपीट एक्स, रिपीट वाई। रिपीट एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो जाए, वाई डायरेक्शन में रिपीट ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिपीट एक्स दिया और अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रन करते हैं तो ये देखिए एक्स पोजीशन के अंदर ये रिपीट हो रही है, एक्स पोजीशन के अंदर ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर रिपीट वाई देता हूँ तो रिपीट वाई में देखें क्या होता है, ये देखें वाई पोजीशन में ये रिपीट नहीं होगी क्योंकि अभी मेरे पास कंटेंट कम है। ठीक है, इस वजह से आपको ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इमेज छोटी होती तो इसका भी साइज क्या आ रहा होता, थोड़ा सा कम आ रहा होता। तो अभी इमेज का साइज जो है, हाइट जो है वो तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पेज है, लेकिन जो उसकी विड्थ है वो कम है। तो विड्थ की वजह से जब हम रिपीट एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, बट फॉर दी हाइट वो रिपीट नहीं हो रही क्योंकि हाइट बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट है। अगर मैं इस पिक्चर का साइज जो है वो क्या कर देता हूँ, थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास रिपीट वाई भी काम करेगा।
क्लियर हो रहा है ये? चलें, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्क्रॉलिंग ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, पोजीशन और अटैचमेंट। पोजीशन क्या कहता है? पोजीशन ये कहता है कि इमेज की जो पोजीशन है बैकवर्ड, वो क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको अपने फिक्स रखना है या मूव करवाना है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो आपके कंट्रोल के साथ, डेटा के साथ मूव होती जाए, तो फिर आप यहाँ पर पोजीशन उसकी फिक्स या स्क्रॉल कर देते हैं। फिक्स कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगी, एक जगह ही रहेगी, मूव नहीं होती हुई नजर आएगी। बट अगर आप स्क्रॉल कर देंगे तो आपकी जो होगी क्या होगी, पिक्चर भी मूव होती हुई आपको नजर आएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, थोड़ा कंटेंट चाहिए होता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये देखें क्या है बैकग्राउंड अटैचमेंट, वेदर अ बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स और स्क्रोल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। अगर हमारे पास इमेज है, उसके बाद हमने उस पर लिखाया हुआ है नो रिपीट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट को कर देते हैं फिक्स्ड, तो क्या होगा, ये होगा कि ये आपके पास उसी जगह पे फिक्स हो जाएगी, नीचे मूव नहीं होगी। यानी अगर आपका कंटेंट बढ़ता भी है तो आपका कंटेंट जाता रहेगा, नीचे आपका बैकग्राउंड की जगह वाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप इसको फिक्स्ड नहीं करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है पिक्चर और आपका बैकग्राउंड साथ साथ मूव हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड का मतलब ये होता है कि आपके पास, अभी आपने देखा, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए अलग प्रॉपर्टी है, इमेज लगाने के लिए अलग प्रॉपर्टी है, अटैचमेंट के लिए अलग प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अब मुझे कलर भी लगाना है, मुझे बैकग्राउंड को फिक्स भी करना है, रिपीट भी कराना है, तो मुझे 3-4 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। बट मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की मदद से ये काम एक लाइन में भी कर सकता हूँ। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होगी, बैकग्राउंड, जैसे सारी प्रॉपर्टीज कैसे स्टार्ट होती है, बैकग्राउंड इमेज, तो एक प्रॉपर्टी है खाली बैकग्राउंड के नाम से, उसके अंदर हम एक साथ ये वैल्यू दे सकते हैं लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी का नाम क्या आ रहा है, बैकग्राउंड, उसके बाद हमने लिखा URL, उसके बाद देखिए यहीं पे रिपीट लिख दिया और यहीं पे फिक्स लिख दिया। ये किस प्रॉपर्टी को वैल्यू दी है, बैकग्राउंड को। तो ये क्या है, ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी एक ही लाइन में आप सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये देख, अब यहाँ पर ये 2 लाइन लिखी हुई है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों लाइंस को मिटाकर यहाँ पर आके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अब ये देखिए अलग अलग भी आ रहा है ना, बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड लिखने के बाद मैंने कहा URL में मैंने कहा images/background, और यहाँ पर मैंने कह दिया इसको रिपीट करा दो और इसको कर दो फिक्स्ड। तो अब क्या हुआ कि मुझे 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही लाइन के अंदर तीनों काम कर दिए, फिक्स भी कर दिया, रिपीट भी कर दिया और इमेज भी वहां पर अप्लाई कर दी। तो ये देखें, अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूं तो तब भी मेरे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हम अलग से प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज करवा सकते हैं।